प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मैं संजय सिंह परिहार मिशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग शुरुआत करें अपनी कक्षा की। अभी तक हमने संविधान के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में पढ़ा। पूर्वी कक्षा में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में भी चर्चा की। ये सभी संविधान के महत्वपूर्ण अध्याय हैं जिनका एक शॉर्ट रूप आपके सामने आ रहा है, बेस आ रहा है। जब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो और सारी चीजों को देखेंगे। पहले विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी। प्यारे विद्यार्थियों, ये संविधान का भाग 4 है और अनुच्छेद है 36 से 51। ध्यान देना है, भाग 4 है और अनुच्छेद कौन सा है? 36 से 51 है। देखिए, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है? क्योंकि ये राज्य के लिए नीति निर्देशक है। यानी स्टेट के लिए, अगर हम स्टेट या राज्य की बात करें तो स्टेट जब अपनी पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी यानी नीति बनाएगा, तो उस नीति के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इसमें इस पूरे अध्याय में हम उन बातों का अध्ययन करेंगे जो ये बताएंगे कि किन नीतियों का राज्य ध्यान रखे, किन बातों को राज्य ध्यान रखे जब वो अपनी योजनाएं बनाए, कार्यक्रम बनाए। यानी राज्य के लिए है कि राज्य जब अपनी कोई योजना बनाते हैं, कोई कार्यक्रम बनाते हैं, कोई भी रूपरेखा तैयार करते हैं, तो इस अध्याय में दी गई बातों को ध्यान में रखें। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं। बिल्कुल आसान भाषा में ध्यान रखिएगा सारी बातों को। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनते समय जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि संविधान में हमने फंडामेंटल राइट्स तो दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं। ये मौलिक अधिकार हमने व्यक्तियों को दिए, नागरिकों को दिए। ये जो हमने मौलिक अधिकार दिए हैं, ये व्यक्तियों के कल्याण के लिए हैं, नागरिकों के कल्याण के लिए हैं। तो जो सिद्धांत हम डीपीएसपी में दे रहे हैं, वो सिद्धांत वास्तविकता में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने चाहिए। एक कहीं ना कहीं संविधान निर्माता इस ऊहापोह में पड़े थे कि इस भाग को भी इसी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन एक खेमा ये चाहता था कि अभी भारतीय समाज अपना शिक्षित नहीं हुआ है, उतना शिक्षित नहीं है। कंपैरेटिवली अगर हम एजुकेटेड की बात करें तो उतना शिक्षित नहीं है, उतना जागरूक नहीं है। ये दोनों बातें, न उतना शिक्षित है न उतना जागरूक है कि वो अपने अधिकार के रूप में, राइट्स के रूप में इनको प्राप्त कर सके। यानी इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी हमारा जो संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए अभी शिक्षित नहीं हुए हैं। तो एक बड़ा मुद्दा था। आप कल्पना करिए 1947 और 1950, जिस समय ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी, स्वाधीनता मिली थी, संविधान लागू हो रहा था, ऐसे में हमारा भारतीय समाज वास्तव में बहुत शिक्षित और जागरूक नहीं था। तो ये कहा गया कि जो ये बातें हम कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत रखते हैं, उन्हें हम राज्य के अंतर्गत रखते हैं। यानी राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना दें। मार्गदर्शक यानी राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना दें, जिससे राज्य जब नीतियां बनाए तो इस बातों को ध्यान में रखे कि भाई क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली काम करे। ठीक है, तो एक ऐसी सोच के साथ
संविधान निर्माता ने इसे भाग 4 में रखा और अनुच्छेद 36 से 51 में रखा, और यह सोच के रखा गया कि राज्य ही इन पर ध्यान रखेगा ताकि सभी के सामाजिक हित, आर्थिक हित, सामाजिक आर्थिक का मतलब है कि समाज में हर वर्ग बराबर के दर्जे में आए। आर्थिक का मतलब है कि आर्थिक कल्याण की दिशा में किसी के साथ भेदभाव ना हो। राजनीतिक का मतलब है कि लोकतंत्रात्मक गतिविधियों में कोई भेदभाव ना हो। यानी कहने का मतलब है एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए डीपीएसपी को रखा गया। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो आपका कॉमन सा हो गया छोटी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से कि भाई किस भाग में है, तो भाग 4 में है और 36 से 51 है। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर हम देखें, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डीपीएसपी हो या फंडामेंटल ड्यूटी, जो सभी का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी एक ऐसा राज्य बनाना जो कल्याणकारी हो। टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य। कल्याण किसका छिपा हो? कल्याण छिपा हो महिलाओं का, कल्याण छिपा हो बच्चों का, कल्याण छिपा हो वृद्धों का, कल्याण छिपा हो कर्मकार का, और किसका कल्याण हो? मजदूरों का, और किसके कल्याण की कल्पना की गई? किसान का। यानी समाज के सभी वर्ग आपको दिखने लग गए होंगे कि इनके कल्याण की अवधारणा है। यहां तक ही नहीं, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, वन, पर्यावरण, राष्ट्रीय धरोहर, इन सभी का कल्याण छिपा है। अगर हम देखें, इस शब्दावली के अर्थ को समझें, और अगर हम 36 से 51 के बीच के सारे एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को देखें, तो उनमें आपको महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, वृद्धों के बारे में, कर्मकारों के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, इन सभी वन्य जीव, पशु पक्षी, राष्ट्रीय धरोहर, ग्राम पंचायत, इन सब के बारे में आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कल्याण किसका है? कल्याण भारत में जो व्यवस्था है उसके प्रति है कि हर चीज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आए, हर वर्ग जो है एक अच्छा बेहतर जीवन स्तर जी सके, एक सोच है। यानी राज्य जब नीतियां बनाएगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक पुलिस स्टेट नहीं बनाना है, एक दमन करने वाली नीतियों वाली सरकार नहीं बनाना है, एक तानाशाही सरकार नहीं बनाना है। कैसी बनाना है? एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो परीक्षा का अक्सर क्वेश्चन होता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य हो गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। इस भाग में जहां हम 36 से 51 के बीच में चर्चा करेंगे, तो यहां पर कहा गया है कि जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में प्रवर्तनीय यानी दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन ऑनरेबल कोर्ट, प्रवर्तनीय नहीं है। या इसी को क्या कह सकते हैं? न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय है। बात तो एक ही हुई, प्रवर्तनीय नहीं है यानी अप्रवर्तनीय है। यानी कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर के इन्हें क्या कर सकता है? लागू नहीं करवा सकता, लागू नहीं करवा सकता। देखिए, इस बात को क्या कहा गया कि लागू ही नहीं करवा सकते। हम अगर चाहें भी तो कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर इसको लागू नहीं करवा सकता। यानी पहले ही लिख दिया गया। और ये आर्टिकल 37 कहता है, अनुच्छेद 37 आप पढ़ेंगे तो ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द ऑनरेबल कोर्ट, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय ही नहीं है।
कोई व्यक्ति जाएगा तो न्यायालय इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इस विषय पर बात नहीं करेगा, क्योंकि राज्य के लिए पॉलिसी को बनाने के लिए, राज्य के नियम के निर्धारण के लिए सिद्धांत हैं, राज्य पर बाध्यता नहीं है। यानी ये बात क्या करते हैं कि राज्य की इच्छा पर है, इच्छा पर है, बाध्यता नहीं है। ध्यान दीजिए, ये चीज क्या कही जा रही है कि राज्य की इच्छा पर है, राज्य पर कोई बाध्यता नहीं है कि राज्य को करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट अ बाउंडेशन ऑन स्टेट। अगर राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी है, राज्य का सब कुछ सही चल रहा है, तो नई नई नीतियों को, कल्याणकारी नीतियों को जनसामान्य के बीच में लागू करेगा, वो सिद्धांत है। लेकिन इस बात के लिए कि राज्य ने लागू नहीं किया, कोई व्यक्ति न्यायालय चला जाए, ये बात भी उचित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है 37 को लेकर के, तो ये भी परीक्षा का एक क्वेश्चन है, इसे याद करना बहुत जरूरी। जब किसी जगह हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में ये बात लागू नहीं होती। मैंने आपको पूर्वी कक्षा में बताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32, अगर हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया। लेकिन यहां पर कोई आर्टिकल नहीं है कि जो डीपीएसपी को लागू करवा सकता है। डीपीएसपी में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उन्हें लागू करना या ना करना राज्य के ऊपर निर्भर करता है, और राज्य की स्थितियां अगर सही हैं, सक्षम है राज्य, तो नीतियों को लागू करेगा, नहीं है तो भविष्य में लागू करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको इन बातों को बताया। डीपीएसपी के सिद्धांत जो भी हैं, जैसे हमारा स्रोत है, तो इसे हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से, इंग्लैंड के बगल में एक देश है, आपने देखा है आयरलैंड, वहां के संविधान से हमने इसको लिया हुआ है। इसकी जो सोच है या इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति या इसका जो नेचर है, ये कैसा है? सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको पढ़ाया था या बताया था मेरे भाइयों कि फंडामेंटल राइट्स में मैंने कहा था ज्यादा नकारात्मक है और कुछ सकारात्मक भी है, यानी नकारात्मकता और सकारात्मकता का समन्वय है। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? सकारात्मक है, पॉजिटिव है। ये नकारात्मक अवधारणा से नहीं जुड़े हैं। और कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब 36 से 51 के बीच में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे। अगर हम 36 की बात करें तो ये स्टेट के बारे में कहता है, यानी राज्य के बारे में कहता है। तो कहा गया है जो भाग 3 में राज्य बताया गया है, स्टेट बताया गया है, आर्टिकल 12 में वही अर्थ इसका लिया जाएगा भाग 4 के लिए अनुच्छेद 36 में। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आगे हम लोग फिर देखेंगे तो चर्चा करेंगे इस पर। 37 मैंने आपको बताया ही है कि आर्टिकल 37 क्या कहता है कि प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल रट लेना है, प्रवर्तनीय नहीं है। एक आपका क्वेश्चन यहां पर हो गया, प्रवर्तनीय नहीं है। फिर हम आगे बात करेंगे कि 3 तरह के न्याय, परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आता है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय और लोक कल्याण की अभिवृद्धि, ये कहां पर है? ये सारी बातें हम कहां पढ़ते हैं? ये हमारा आर्टिकल है 38, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात जो है हमारा अनुच्छेद 38 करता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हेडिंग वाइज भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 39 एक इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें वहां की इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 39 कुछ अनुसरणीय तत्व हैं, अनुसरणीय तत्व, जिसमें महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, वृद्धों के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए परीक्षा में बार बार आता है वो है अनुच्छेद 39 खंड घ। ये इंपॉर्टेंट है।
जिसमें कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, इस संदर्भ में जो है कि भाई जो स्त्री है, जो मेल है और जो फीमेल है, इनको कैसा बराबर वेतन मिलना चाहिए, ये बात, ये सिद्धांत कहता है ना। जब ये सिद्धांत कहता है, लेकिन हम अगर राज्य के नीति निर्देशित तत्वों की बात करें तो संभव नहीं था। इसलिए क्या हुआ, एक केस आया जिसका नाम है रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। इसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए ये अधिकार दिया गया, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो कहा गया इस मामले में कि सभी व्यक्तियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। और ये अधिकार क्या बना दिया गया, पूरा अधिकार, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कहा गया इट इज अ फंडामेंटल राइट, एक मूल अधिकार बना दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति समान काम करता है, अगर आप आईएएस हो गए हैं और महिला भी आईएएस हो गई है तो उसको इक्वल वेतन मिलेगा। पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गए हैं तो आपको और महिला को समान वेतन मिलेगा। कांस्टेबल हो गए हैं तो समान वेतन है, लेखपाल हो गए हैं तो समान वेतन है, आरओ हो गए हैं तो समान वेतन है। यानी सभी सरकारी सेवाओं में समान वेतन की हकदार हो गई। ये बात इससे निकला और एक मूल अधिकार है। तो जब मूल अधिकार के रूप में चर्चा हो तो ये बात कहा जाएगा मौलिक अधिकार है, जब ये कहा जाए अधिकार है तो मौलिक अधिकार, और जब इसकी चर्चा पूछी जाए तो राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में है। बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 39A समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, इसकी बात करता है। यानी सभी को समान न्याय प्राप्त हो, सभी के साथ इक्वल जस्टिस हो। अगर कोई किसी वजह से परेशान है तो उसे विधिक सहायता भी प्राप्त हो सके। इसलिए एक जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 भी लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या है, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उन सबको विधिक सहायता निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ये राज्य के अंतर्गत आ गया और इस प्राधिकरण के माध्यम से सहायता दी जा रही। तो परीक्षा में पूछा जाए तो याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से ये जुड़ा है। अब इसमें से जो 40 है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ग्राम पंचायतों का गठन बहुत आता है। ग्राम पंचायतों गठन के पीछे बड़ा रीजन था कि महात्मा गांधी जी की अवधारणा, क्योंकि वो एक ग्राम स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे। उनका मानना था कि गांव अपनी नीतियां स्वयं बनाए, अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करे, ताकि गांव की क्या आवश्यकता है, गांव की क्या जरूरत है, उसके अनुसार नीतियां हों, ताकि गांव समृद्ध हो सके, आधार मजबूत हो सके, ऐसा उनका मानना था। और इसी वजह से संविधान में जब प्रावधान आए तो इस ग्राम पंचायत की भी बात की गई। संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, आपने देखा होगा। बलवंत राय मेहता समिति आई, उसने त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की। त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये आपने देखा है। अब इस 3 के बाद में क्या हुआ,
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आज हमारे सामने यही रूप है, और ये रूप किसमें है? ये बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश है, साथ में है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये अधिनियम ये बात कहता है कि ग्राम को जो है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसे क्या किया गया? संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची, इसमें 29 विषय रखे गए। तो एक कहने की बात है कि आर्टिकल 40 जो है, अनुच्छेद 40 है, उसके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सभी परिवर्तन हुए हैं। तो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बेस तैयार करने की बात हो रही है। पूर्व की कक्षाओं में भी बेस पर ही काम हो रहा था, और हो सकता है बहुत सारी परीक्षाओं के प्रश्न भी आपको इसी से मिल जाए, लेकिन विस्तार से पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना विस्तार के आप उस गहराई तक नहीं पहुंचेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। तो वहां भी देखना जरूरी है। देखिए, सभी विद्यार्थी अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। 100 में से 75 क्वेश्चन तक पहुंचना बहुत आसान है, आप पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन 75 से 76, 77, 78, 79, 80 ये पहुंचना कठिन है, और यही सिलेक्शन होता है। इसीलिए हमें इससे ऊपर उठना होता है। एक एक नंबर को बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। जैसे कोई विद्यार्थी पहली बार परीक्षा में बैठता है, उसको फील होता है, अरे हमने तो ये कर दिया, 70 क्वेश्चन करके आज हम आ गए। तो बेटा, 70 क्वेश्चन जो आपने किया है, वहां तक पहुंचना बड़ी बात तो है, लेकिन वो बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। इससे ऊपर जब 71, 72, 73 पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे, आपको स्टडी करना पड़ेगा और डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब आप ऊपर उठेंगे। और जो हाई मेरिट में लोग आते हैं, कहीं ना कहीं गहराई तक उन्होंने पढ़ा होता है। बाकी सेटिंग वाले की तो हम बात नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार की कोई मतलब ही नहीं है। वो तो 6 मिनट में, 3 मिनट में सीधा पूरा पेपर हो जाएगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो मेहनत से जगह बनाते हैं, सपने देखते हैं और साकार करते हैं, तो उन्हें पढ़ना पड़ता है। हम लोगों ने 40 की बात की, 41, 42, 43 ठीक है। अब सीधे मैं 44 पर आ रहा हूँ। आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, इसे कॉमन यूसीसी भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड। इसका मतलब है कि सभी के लिए एक समान कानून, सभी के लिए एक समान कानून। अब आप कहेंगे कि भाई कानून सबके लिए जैसा है, ऐसा नहीं है। हम आपको नई जानकारी होती है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं। जैसे अगर बात करें तो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं। ये 8 धर्मों के लोग हैं। ये 8 धर्म जो है बड़े धर्म माने जाते हैं। इनके लोग भारत में भी निवास करते हैं। तो इनके जो विषय हैं जीवन के, जैसे इनका विवाह है, विवाह विच्छेद है, भरण पोषण है, गोद लेना है, दान, वसीयत, उत्तराधिकार, ये सभी क्या होते हैं? इन्हें कहा जाता है वैयक्तिक विषय। क्या कहते हैं? इन सभी को पर्सनल मैटर्स बोलते हैं। इनको बोला जाता है वैयक्तिक विषय। यानी वैयक्तिक विषयों के लिए हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम अलग है, ईसाई अलग है। हिंदू के साथ में सिख, बौद्ध और जैन, इन तीनों के लिए भी एक ही कानून है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के लिए एक ही कानून लागू हो रहे हैं, लेकिन ईसाई का अलग है। फिर यहाँ पर हम आ जाए, यहूदी का अलग है, पारसी का अलग है। तो इन सब विषयों में जो बहुत डिफरेंसेस हैं, जिनकी वजह से काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है कोर्ट्स को,
कि क्या हर बार एक नया अलग कानून खुलता है और बहुत सारी चीजें अलग अलग नजर आती हैं। हिंदू कुछ कहता है, ईसाई कुछ कहता है और साथ में मुस्लिम कुछ कहता है, तो सब धर्मों की वजह से तो एक कानून हो, चाहे गोद लेने में जो हिंदू कानून है वही मुस्लिम कानून है, वही ईसाइयों के लिए भी है, वही यहूदी और पारसी के लिए भी है, तो माना जाएगा कि सब एक जैसा है। तो इन पर्सनल मैटर्स पर भी एक जैसा कानून बने, ये मुद्दा है। अब जैसे अगर देखोगे आप, अभी आपने तो पढ़ा नहीं है, जब विस्तार से पढ़ेंगे तो भरण पोषण के लिए एक केस आया जिसका नाम है साहिबानो बेगम। साहिबानो बेगम के लिए सिर्फ 500 रुपए भरण पोषण का मामला था और मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इस्लामिक कानून भरण पोषण नहीं देना चाहता था। तो टेक्निकलिटी आ गई ना, कानून बदलना पड़ा, परिवर्तन करने पड़े सरकार को, तो कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी है। तो उस टेक्निकलिटी को दूर करने के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, ऐसा हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और अनेकों केसेस में डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ, इस पे साफ साफ कहा गया। साहिबानो बेगम के केस में भी इसकी चर्चा आई। नूर साबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम के केस में भी कहा गया। लिली थॉमस बनाम भारत संघ के केस में कहा गया। सरला मुदगल बनाम भारत संघ के केस में कहा गया कि भाई ये जरूरी है, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। इस समय आप देख भी रहे हैं धार्मिक मुद्दा बहुत चल रहा है, कभी हिजाब का मुद्दा आ जा रहा है, कभी मंदिरों का मुद्दा आ जा रहा है, कभी कुछ और आ जा रहा है। ऐसे में इन सब मुद्दों को ध्यान रखते हुए धार्मिक मुद्दों की वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा और हमेशा आता भी है, इसलिए भी पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम 45, 45 में अगर जाए तो 45 जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आया और इसने बहुत व्यापक परिवर्तन किए। इसने एक तो आर्टिकल 21A जोड़ दिया, राइट टू एजुकेशन, RTE। फिर इसने आर्टिकल 45 का सब्सटेंस चेंज किया और आर्टिकल 51A में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी। यानी इस संशोधन ने 3 व्यापक परिवर्तन किए हैं। एक तो अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन, यानी ये है हमारा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। इसमें क्या कहा गया, 0 to 6 की बात की गई, इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी देख रेख उसकी बात की गई। यहां पर देखें तो 6 से 14 की बात की गई कि पेरेंट्स का और गार्जियन का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो यानी 45वें के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के संदर्भ में हुआ है, देखरेख की बात हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा क्या है। हम लोग आगे चलते हैं, 46-47 से तो बहुत से क्वेश्चन नहीं आए। फिर आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन। कृषि के संदर्भ में यानी उन्नत कृषि कैसे हो, पशुपालन के संदर्भ में गाय है, बछड़े हैं, दुधारू नस्ल के पशु हैं और वाहक पशु हैं, इनकी नस्लों में सुधार तथा संवर्धन की बात की गई है। यानी कहा गया है गाय, बछड़े, दुधारू नस्ल के जो पशु हैं इनकी नस्लों में सुधार और संवर्धन किया जाए। तो गाय के बारे में इसी वजह से कहा जाता है कि इस अनुच्छेद में गौवध का निषेध है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि गौवध का निषेध कहां दिखता है, तो आर्टिकल 48 में दिखता है। क्योंकि जहां हम नस्लों की सुधार की बात कर रहे हैं, संवर्धन की बात कर रहे हैं, तो हम इनको मारने की बात तो नहीं कर रहे ना। इसलिए गाय की जो हत्या की जाती है, गाय को मारा जाता है, गाय का मांस यानी बीफ जो सप्लाई होता है उस संदर्भ में है, तो ये गौवध का निषेध करता है। उन्नत कृषि की बात की गई तो उन्नत बीज की बात की गई, संसाधनों की बात की गई।
ये सारी चीजें, ये राज्य का कर्तव्य है कि ऐसी सुविधाएं, ऐसी चीजें उपलब्ध कराएं जिससे कृषि अच्छी हो सके और किसानों को लाभ दे सके। तो आर्टिकल 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी पढ़ लीजिएगा, परीक्षाओं में अक्सर आता है, सुमेलित करने के लिए आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा इसे। 48A कहा गया है वन तथा वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण। वनों के संदर्भ में कहा गया कि भाई जितने वन हैं, चाहे वो जैसे भी वन हो, आरक्षित हो, संरक्षित हो या राष्ट्रीय नेशनल पार्क हो, इन सभी वनों के संरक्षण का कार्य किया जाए। साथ ही साथ वन्य जीव जो यहां रहते हैं इनका संरक्षण हो और पर्यावरण का संरक्षण। तो इनके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, जैसे वन अधिनियम बना है, इसके लिए अधिकारी तैनात है, प्रिंसिपल कंजर्वेटर, रेंजर, फॉरेस्ट कंजर्वेटर, है ना, फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, ऐसे ढेर सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। तो ये वनों का संरक्षण है, साथ ही वन्य जीवों का भी संरक्षण है। वन्य जीव में सभी जीव आते हैं जो वनों में निवास करते हैं, चाहे वो हिरण हो, चाहे खरगोश हो, चाहे बारहसिंगा हो, शेर हो, चीता हो, जो भी है, भालू हो, इन सभी के संरक्षण की बात है। और पर्यावरण का मतलब है जो कुछ भी हमारी पृथ्वी में दिख रहा है, जो कुछ भी हमारे अर्थ में दिख रहा है, चाहे वो जल मंडल हो, चाहे वो स्थल मंडल हो, चाहे वो ग्लेशियर्स हो, चाहे कुछ भी चीज, वो सब का सब हमारा क्या है, अर्थ के अंतर्गत आता है। और उस अर्थ के सारे अवयव को मिला के अगर देखा जाए तो हम उसे कहते हैं पर्यावरण। यानी सारे जीव, मिट्टी, भूमि, पेड़ पौधे, सब कुछ पर्यावरण का हिस्सा है। पृथ्वी के ऊपर स्थित आवरण पर्यावरण। तो ऐसे में इसका संरक्षण है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके, और राज्य ने अनेकों कानून के माध्यम से ऐसा काम किया है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे, आइए आगे देखते हैं। अब 49 अनुच्छेद 49 कहता है संस्मारकों तथा विरासत का संरक्षण। विरासत का संरक्षण, देखिए, संस्मारक या विरासत, जो भी चीज 100 वर्ष पुरानी है उसे हम कहते हैं प्राचीनतम या एंटीक, उसे हम बोलते हैं एंटीक या प्राचीनतम। इसका संरक्षण आवश्यक है क्योंकि इन 100 वर्षों में इसने 2 पीढ़ियां कम से कम देख ली हैं, 2 परिवार की संस्कृति, जीवन देखा है। तो इतिहास की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो जितने किले हैं, जितने पुराने मंदिर हैं, कोई अगर मस्जिद पुरानी है, कोई अगर स्नानागार है, कोई मूर्ति है, कोई आभूषण है, तो ये सभी क्या है, इतिहास की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो गए। किसी कालखंड का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो जब हम इतिहास का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो ये सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। तभी तो तमाम बातें निकल कर आती हैं कि भाई ये मुद्दा है, यहां पर ये चीजें पाई जा रही हैं, क्योंकि इतिहास में है, कहीं ना कहीं उसका जिक्र है। जैसे आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कहा जा रहा है कि भगवान राधे कृष्ण की मूर्तियां उस सीढ़ियों पर दबाई गई हैं। तो इसका स्रोत क्या है? स्रोत कौन सा है? स्रोत है पुस्तकें। कौन सी पुस्तकें? उस समय लिखी गई पुस्तकें, उस समय लिखी गई पुस्तकें। यानी कहने का मतलब है कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, ये स्रोत हो गया हमारा, कि तत्कालीन फला लेखक ने ऐसा लिखा है। अब इसमें सत्यता है कि नहीं है ये समय बताएगा, एक्सकवेशन बताएगा, खुदाई होगी, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखेगा तो मालूम चल जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी चीजों को समझने के लिए लिखित पुस्तकें जो हमारे पास अवेलेबल है वो स्रोत हैं। हमारे पास मंदिर, मस्जिद, किले, स्नानागार, मूर्तियां, आभूषण, ये भी इतिहास जानने के स्रोत हैं। इनका संरक्षण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि हमने, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार का जीवन जिया है।
किन परिस्थितियों का सामना किया है, कैसे संस्कृति और सभ्यता के पुष्पित और पल्लवित करने में योगदान दिया है, तो इन सारी बातों का उल्लेख होता है। इसे याद रखिएगा। हम लोग आगे बात करते हैं आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का मतलब है लोक व्यवस्था बनाने वाली संस्था, हम लोगों ने पढ़ा है, और न्यायपालिका माने न्याय करने वाली संस्था। इन दोनों के बीच में पृथक्करण होना आवश्यक है, क्योंकि दोनों शक्ति के अलग अलग केंद्र हैं। अगर ये दोनों संस्थाएं आपस में मिल जाएंगी तो क्या होगा, लोकतंत्र का पतन हो जाएगा और यहां पर क्या पैदा होगा, तानाशाही। तो इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि इन दोनों के बीच में दूरियों को बनाए रखे, पृथक्करण करके रखे, अलग अलग रहे, सेपरेट रहे। उनका अलग कार्य है, उनका अलग कार्य है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है और वो है आपका अनुच्छेद 51। ये अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है, सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति को, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब इस दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे सामने यूएनओ आ जाता है, सबसे बड़ी संस्था जो पूरे विश्व में इस दिशा में कार्य कर रही है। और ये संस्था जब से खुली है तब से इसका उद्देश्य क्या है कि शांति को बनाए रखा जाए, सुरक्षा को बनाए रखा जाए, सभी देशों की संप्रभुता को बनाए रखा जाए। इसके बाद मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हों, ये सभी इसके उद्देश्य में शामिल है। क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध देखने के बाद ये संस्था स्थापित हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, राष्ट्र संघ बनाया गया और वो फेल हो गया, तो फिर दूसरा विश्व युद्ध हो गया। 1939 से 1945 लाखों लोग मरे, खून की नदियां बह गई। अगर पहले लीग ऑफ नेशंस को मान लिया गया होता तो शायद दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता। और इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर महसूस हुआ कि हमें एक ऐसा संस्था बनानी है, एक ऐसा संगठन बनाना है जो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रख सके। ऐसे में यूएनओ की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसका मुख्य उद्देश्य यही है। उसमें लिखा है, उसमें साफ साफ आर्टिकल 1 और 2 को पढ़िए कि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को ध्यान में रखते हुए हम मैत्रीपूर्ण संबंध, एक दूसरे की संप्रभुता, सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट विषय है। तो राज्य के लिए भी कहा गया कि स्टेट भी ऐसे कार्य करे जिससे ये सब कुछ बना रहे, ऐसे कोई स्टेटमेंट जारी ना हो, ऐसी कोई बात ना आए जिससे समस्याओं का सामना ना करना पड़े, समस्याएं ना आने पाए हमारे पास। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के बारे में कुछ बताया। निश्चित रूप से आप तक कुछ अच्छी बातें पहुंची होंगी, आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धिमत्ता में कुछ थोड़ा सा वृद्धि हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो मेरा पढ़ाना, मेरा बताना सार्थक हो गया। जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए निरंतर मेहनत करना आवश्यक है। इस दुनिया ने हर आदमी की आलोचना की जो कुछ नया करना चाहता था। ये दुनिया आपकी भी आलोचना करती होगी, लेकिन इन आलोचनाओं से, इन बातों से, इन समस्याओं से ऊपर उठ करके आपको कुछ नया करना है। और वो आप तभी कर पाएंगे जब सतत पढ़ते रहेंगे, निरंतर संघर्षशील तरीके से अभ्यास करते रहेंगे, दुनिया की तमाम बातों को अवॉइड करते रहेंगे, अपने कार्य में निरंतर लगे रहेंगे और एक दिन आप सफल हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी बातें सभी अच्छी लगती हैं, समझ में आ रही हैं, तो जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और स्वयं मेहनत करके अपनी जगह बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।